नमस्कार, आदाब, रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। डोनाल्ड ट्रंप अभी मिडिल ईस्ट के दौरे पे हैं। हर जगह, हर दिन हेडलाइन पे हेडलाइन बनाते जा रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को हेडलाइंस बनाने के लिए मिडिल ईस्ट के दौरे की ज़रूरत नहीं है, वो जहां भी होते हैं वहां से हेडलाइन बना सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि अगर एक ग्लोबल इन्वायरमेंट को अभी देखें और ग्लोबल पॉलिटी को देखें तो उसमें मिडिल ईस्ट का रोल इतना अहम हो जाता है कि जाहिर है कि अगर अमेरिकन सदर वहाँ जा रहा है तो वो हेडलाइंस जो है वो बनती हैं। तो हम चाह रहे थे कि आपके पास ये जो टूर है इसका एक लुब्बा-लुबाब आपके पास लेके आएँ कि इस टूर में हुआ क्या? तमाम चीज़ें हैं, तमाम दावे किए गए, हेडलाइंस मैनेज की गई, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है समझना कि ये टेक अवे क्या है इस दौरे का। तो अव्वल तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप 3 जगह गए। सऊदी अरब में सबसे पहले गए। सऊदी अरब से फिर वो कतर गए और कतर के बाद आज उन्होंने यानी अपनी यात्रा जो है वो अमीरात में, यूनाइटेड अरब अमीरात में जाके उन्होंने ख़त्म की है अपनी यात्रा। ये ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा आई बॉल्स थे इस ट्रिप पे, और इस ट्रिप से बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी लगाई जा रही थी दोनों तरफ से। यानी इंटरनेशनल मीडिया भी देखना चाह रहा था कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, और जो लोकल मीडिया है, जो पर्शियन गल्फ स्टेट की जो मीडिया है, वो भी इसको एक तरीके से बढ़ा चढ़ा के इस पूरे ट्रिप को प्रेजेंट कर रही थी। एक चीज़ जो इस ट्रिप में देखने को मिली वो ये कि ये जो पर्शियन गल्फ कंट्री हैं, स्पेशली जो ये 3 कंट्री जिनकी हम आज बात कर रहे हैं, सऊदी अरब, कतार और यूएई, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी फेवर करने की। कड़ी फेवरिंग का क्या मतलब है? कड़ी फेवरिंग का मतलब ये है कि आप उनको अपीज़ करते हैं, उनको खुश करने के आप तरीके ढूँढते हैं, नए-नए हथकंडे अपनाते हैं जिससे कि वो आपसे खुश हो जाएँ, और वो अगर आपसे खुश हैं तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो अमेरिका की होगी वो आपके हक में होगी। ये उम्मीद वहाँ पे की जा रही थी, जताई जा रही थी। सबने रेड कारपेट दिया, किसी ने मिलिट्री फैनफेयर से स्वागत किया, कोई मस्जिदों में लेके गया, किसी में अरबिक गाने जो हैं गाए गए। वो सब तमाम चीज़ें जो जो लवाज़मात होती हैं वो सारी जो है वहाँ पे मौजूद थी। अल्टीमेटली ये ट्रांजैक्शनल डील था। आप सबको पता है कंट्रोवर्सी भी उभर के आई जब ये पता चला कि कतर के जो आमिर हैं वो उनको एक नई एरोप्लेन जो है वो गिफ्ट कर रहे हैं, एक प्लेन जो है उसको गिफ्ट कर रहे हैं, जिसको एक्सेप्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और जिसको वो यूज़ करेंगे जब तक वो राष्ट्रपति हैं तब तक तो यूज़ करेंगे ही, राष्ट्रपति से हटने के पद से हटने के बाद भी वो उसको यूज़ करते रहेंगे। तो इसको लेके बड़ा हंगामा हुआ अमेरिका में कि भाई ये तो खुलेआम ब्राइबरी है, कैसे आप इस पोजीशन पे रह के ले सकते हैं। हालांकि इस तरह की आवाज़ें जो उठी हैं अमेरिका से वो सारी पार्टीजन आवाज़ें हैं, क्योंकि छोटे लेवल पे अमेरिका के सारे राष्ट्रपति इस तरह का कुछ ना कुछ करते रहे हैं। मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ कि जो बाइडन के बेटे जो हंटर बाइडन थे, वो जो यूक्रेन की कंपनी है, एनर्जी की कंपनी है ये बुरिस्मा, उसमें क्या कर रहे थे, उनका कौन सा एक्सपर्टीज़ था। तो ये कड़ी फेवर लोग करते हैं पैसे के थ्रू, जिसको हम कहते हैं ना कैश काइंड गिफ्ट्स एंड ग्रेटिट्यूड के थ्रू लोग कड़ी फेवर करते हैं। तो वो काम कतर ने भी किया, और लोग भी तमाम तरह की चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि एक पूरा ऑन्टोरॉज लेके वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप गए हैं। ऑन्टोरॉज में क्या था, तमाम बड़े टेक कंपनीज जो अमेरिका के हैं उनको वो लेके गए थे। आपको याद होगा कि जो बाइडन के ज़माने में टेक शेयरिंग को लेके तमाम जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, क्योंकि जो बाइडन नहीं चाहते थे कि जो दुश्मन ममालिक हैं उनके पास ये टेक्नोलॉजी जो है चली जाए, और उससे जो है अमेरिका का जो एक बर्तरी मिली हुई है इस क्षेत्र में, वो बर्तरी जो है कम हो जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको एज अ कैरेट यूज़ कर रहे हैं, उसको क्या एज अ कैरेट उसको डैंगल कर रहे हैं अरबों के सामने, और कह रहे हैं कि ये लो, तुम जो अपने इकोनॉमी को ऑयल पे जो डिपेंडेंट है तुम्हारी इकोनॉमी, उससे जो तुम डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हो तमाम क्षेत्रों में, वहाँ पर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और तमाम एआई से रिलेटेड और चिप से रिलेटेड जो हैं वो इन्वेस्टमेंट जो है वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल
एनहांसमेंट और इस तरह की चीज़ें जो है वहाँ पे देखने को मिली। ये जो अरब कंट्री हैं इन्होंने सॉवरेन वेल्थ फंड भी बनाई हैं जो अब एआई में इन्वेस्ट कर रही है। तो तमाम आपने देखा ओपन एआई के सीईओ वहाँ पे मौजूद थे, ऑफ कोर्स टेस्ला के सीईओ तो थे ही, और भी तमाम सीईओज वहाँ पे थे, माइक्रोसॉफ्ट के और तमाम और कंपनीज के, एनवीडिया के। तो ये लोग इन्होंने कई सारी डील साइन की हैं कि ये जो एआई पावर्ड जो एक इकोसिस्टम अभी आ रहा है, उसके जो बैकरूम काम है या उसके जो स्टोरेज का काम है या उसमें जो और चीज़ें हैं जो उसके बीपीओज वगैरह हैं वो वहाँ पे लगाने का उन्होंने वादा किया है। और उसको इन कंट्रीज़ को, स्पेशली सऊदी अरब को और कतर को भी एडवांस चिप्स जो हैं वो भी ट्रांसफ़र करने का वादा किया गया है इस डील में। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिहाज से क्योंकि इंडिया उन देशों में है शामिल जिसे ये लगता था कि ये चीज़ें उसके पास आएंगी, यानी ये जो एआई की तरफ दुनिया मुड़ रही है तो उसके जो बैकरूम के काम होंगे या उसके जो जिसको आप कह सकते हैं कि डेटाबेस, डेटा सेंटर्स होंगे, वो तमाम चीज़ें भारत की तरफ आएंगी। लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट को इसमें प्रेफर किया गया। दौरे के दरमियान में ही ट्रंप ने एक बड़ा धमाका और ये कर दिया कि उन्होंने कह दिया कि हमने एप्पल कंपनी के मालिक जो टिम कुक हैं उनको उन्होंने कहा है कि मैंने उससे कहा है कि आप फ़ोन जो है आईफोन और ये चीज़ें भारत में ना बनाएं, आप उसको अमेरिका में बनाने की कोशिश करें। तो ये जो एक चाइना पे जो प्रतिबंध, जो टैरिफ लगे थे उसको लेके जो एक माहौल गर्म हो रहा था कि भाई एप्पल के प्रोडक्ट्स जो हैं अब भारत में बनेंगे, उसको एक डेंट यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। And we have Apple, as you know, is coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I've treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. And they've offered us a deal where basically they're willing to literally charge us no tariff. So we go from the highest tariff, you couldn't do business in India, we're not even a top 30 in India because the tariff is so high, to a point where they have actually told us, I assume you too, Scott, you were working on that also, that there will be no tariff, right? Would you say that's a difference? They're the highest, and now they're saying no tariff. But I said to Tim, Tim, look, we've treated you really good. We put up with all the plants that you built in China for years. Now you got to build us. We're not interested in you building in India. India can take care of themselves. They're doing very well. We want you to build here, and they're going to be upping their production in the United States. Apple. So Apple's already in for $500 billion, but they're going to be upping their production. So it'll be great. So इसके साथ कि ये जो डेटा सेंटर्स और ये तमाम चीज़ें हैं, इसमें इन्होंने मिडिल ईस्ट को पहले यानी प्रेफर किया है इंडिया के ऊपर में, तो ये भी बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है। बदले में क्या? बदले में सऊदी अरब ने $600 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्रॉमिस किया है, कतर ने भी किया है, यूएई ने भी बड़े अमाउंट में प्रॉमिस की है। तमाम हथियार, कोई $100 बिलियन का, कोई किसी ने $52 बिलियन के, किसी ने $40 बिलियन के हथियार जो है अमेरिका से खरीदे हैं। हालांकि जैसा मैंने कहा ये कड़ी फेवर करने के लिए है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म्स खरीदे जा रहे हैं अमेरिका से, उन प्लेटफॉर्म्स की बैटलफील्ड में महारत जो है वो अभी पिछले 2-2.5 सालों से हमने देख ली। उसकी इतनी बर्तरी दूसरे यानी कॉम्पिटिटिव जो सिस्टम्स हैं उसके ऊपर नहीं है, और वो बेइंतहा महंगे भी हैं बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म से। लेकिन जब डेमोक्रेसी नहीं होता है और जब आपकी जवाबदेही जो है लोगों के प्रति नहीं होती है, तो फिर इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता। फिर आप कड़ी फेवर करने के लिए आप अमेरिका से वही हेलीकॉप्टर जो अगर सिमिलर क्वालिटी का अटैक हेलीकॉप्टर किसी दूसरे कंट्री से उसके आधे दाम में मिल रहा है, लेकिन आप नहीं खरीद सकते, क्योंकि मामला यहाँ प्लेटफॉर्म के सूटेबिलिटी का नहीं है। मामला ये है कि आप किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी फेवर करेंगे। इसके अलावा कतर ने भी प्रॉमिस की है कि ये $210 बिलियन वर्थ ऑफ बोइंग प्लेन्स वो खरीदेंगे, जो कतर एयरवेज ऑर्डर करेगा। ये अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। हालांकि इसमें भी कई पेच हैं, क्योंकि अब ये 737 मैक्स जो है वो
उड़ते ही गिर जा रहा है तो जाहिर है कि उसको तो नहीं खरीदेंगे। तो प्रॉमिस कर देना और बोइंग का ये दिखाना कि वो उसने कंपनी का टर्न अराउंड कर दिया है और जो तमाम मिस्टेक्स के कारण प्लेन्स गिर रही थी उसको उसने दुरुस्त कर दिया है, या वो इस जगह पे पहुंच गया है वापस से जहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल यानी उसकी जो बर्तरी थी वो कायम हो गई है। ऐसा जब तक नहीं होता है तब तक ये चीज़ें जो हैं ये मंसूबों में रहेंगी, ये इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। यहाँ दर्शकों को याद दिला दूँ कि पिछली बार जब ये इतने ही फैनफेयर के साथ ट्रंप ने दौरा किया था और तमाम तरह की डील्स वगैरह जो साइन की थी, उसमें से 5 से 7% भी अभी तक डिलीवर नहीं किया है ये पर्शियन गल्फ कंट्रीज। इस बार कुछ उससे अलग होगा ऐसा हमें नहीं दिख रहा। एक और जो हाईलाइट इस ट्रिप की रही वो ये कि सीरिया के जो चीफ हैं अलकायदा के पुराने टेररिस्ट जुलानी, जो अपने आप को एक नई तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मुलाकात की उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने, और ये कहा कि हमने सीरिया पर से प्रतिबंध हटा दिए। हालांकि ये भी अभी शिगुफा है क्योंकि सीरिया पे प्रतिबंध आप ऐसे नहीं हटा सकते। वो प्रतिबंध जो है वो कोई यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं पारित हुआ था कि आप उसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हटा सकते हैं। उन प्रतिबंधों को हटाने के लिए आपको कांग्रेस के थ्रू जाना पड़ेगा और कांग्रेस के थ्रू ही उसको हटा सकते हैं। हालांकि जैसा मैं बार बार कहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप की सीनेट और हाउस दोनों में मेजॉरिटी है, तो वो इसको करने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से एक मेन स्ट्रीम आतंकवादी को जिसको कह सकते हैं कि आप एक मेन स्ट्रीम आतंकवादी को रिहेबिलिटेट करने की जो कोशिश हुई है वो मेरे ख्याल से इट डज नॉट बोड वेल फॉर द वर्ल्ड। तो आगे भी अगर अमेरिका के अपने इंटरेस्ट आतंकवादियों के इंटरेस्ट से मैच करते हुए पाए जाएंगे तो क्या अमेरिका उनको भी रिहेबिलिटेट करेगा, ये देखने वाली बात है। दूसरी जो एक अहम चीज़ इस दौरे में हुई है वो ये है कि वो इजराइल नहीं जा रहे हैं, जो बहुत सरप्राइजिंग है। और हालांकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इन दोनों देशों के बीच कोई तफरका पड़ गया है बहुत बड़ा, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि पर्सनल लेवल पे डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान कुछ तफरका जो है वो पड़ गया हो और उसको लेके डोनाल्ड ट्रंप जो है यूनिलैटरली कुछ चीज़ें करने की सोच रहे हैं। जैसे पहले उन्होंने सऊदी अरब को ये कहा था कि आपको सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम तब दिया जाएगा जब आप नॉर्मलाइज करेंगे इसके साथ, इसराइल के साथ, लेकिन वो अभी डिमांड उन्होंने छोड़ दी है। तो उसमें कुछ एक तफरका जो है वो नज़र आ रहा है। फिर आपने देखा कि किस तरह से वो उन्होंने बार बार ये भी मेंशन किया कि ईरान के साथ हम न्यूक्लियर डील के करीब पहुंचते जा रहे हैं और प्रोग्रेस जो है वो अच्छी प्रोग्रेस है, तो वो भी नागवार गुजरेगी जाहिर है कि नेतन्याहू को। और जो हुतीस के साथ इन्होंने डील किया वो तो नागवार गुजरी ही है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कर रहे हैं, पर इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि अमेरिका इसराइल के जेनोसाइडल जो भी उसके स्टेप है उसमें उसने उनका साथ छोड़ दिया है। तो ये एक मोटा मोटी जो लबोलुबाब है कि इस ट्रिप का, कि टेक्नोलॉजिकल यानी टेक कंपनीज के थ्रू उन्होंने बहुत चीज़ें दी भी हैं इन कंट्रीज़ को, और डिफेंस फर्म्स के थ्रू उन्होंने इनसे ले भी लिया, यानी एक हाथ दिया एक हाथ लिया। लेकिन अगर ये म्यूचुअल बेनिफिशियल लगता है इस खित्ते के जो भी ममालिक हैं, तो जाहिर है कि इफ़ इट वर्क्स फॉर देम देन इट वर्क्स फॉर देम। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।